जरा सोचिए कि हमारे आसपास मतलब इस ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा वो पूरी तरह से अदृश्य है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा है जो आकाशगंगाओं को, तारों को, ग्रहों को एक साथ बांधे रखता है, पर हम उसे देख नहीं सकते। तो वो रहस्यमयी चीज आखिर है क्या? आज हम इसी पहेली यानी डार्क मैटर या कह लीजिए अंधेरे पदार्थ की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जी, और ये समझना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है, ये तो पक्का है। और आज हम इसके लिए जो हाल में एस्ट्रोफिजिक्स पर वीडियो चर्चाएं हुई हैं या जो रिसर्च सामने आई है उसी जानकारी को देख रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि डार्क मैटर के होने के पीछे सबूत क्या हैं ये समझने की कोशिश करें, और ये किस चीज से बना हो सकता है, जैसे वो कणों के आइडियाज हैं, विम्प्स और एक्शियंस। अच्छा, और वो वाला सिद्धांत भी कि कहीं गुरुत्वाकर्षण के नियमों में ही तो कोई दिक्कत नहीं है, MOND थ्योरी। हाँ, MOND पे भी बात करेंगे, और जो बिल्कुल हाल में कुछ संभावित खोज हुई हैं या जो सवाल अब भी बाकी हैं उन पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अदृश्य पदार्थ का विचार ये आया ही क्यों? मतलब वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगा कि कुछ तो है जो गायब है, जो दिख नहीं रहा? इसकी कहानी असल में 1930s में शुरू होती है। एक स्विस खगोल शास्त्री थे, फ्रिट्ज ज़्वीकी। ज़्वीकी, हाँ। उन्होंने कोमा क्लस्टर मतलब आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा समूह है, उसका अध्ययन किया, और उन्होंने हिसाब लगाया कि क्लस्टर की जो गैलेक्सीज हैं वो जितनी तेजी से घूम रही हैं, उन्हें तो बिखर जाना चाहिए था। बिल्कुल, क्लस्टर में जितने तारे और गैस दिख रहे थे उनका कुल गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ बांधे रखने के लिए काफी नहीं था। ज़्वीकी के कैलकुलेशन के हिसाब से क्लस्टर को कब का बिखर जाना चाहिए था। लेकिन वो तो वैसे ही था। हाँ, तो ज़्वीकी ने इसे डंकल मटेरिया कहा, मतलब जर्मन में डार्क मैटर। ये पहला बड़ा इशारा था। और फिर 1970s में वेरा रूबिन का काम आया, जिसने इस पहेली को और पक्का कर दिया। एकदम सही। वेरा रूबिन और उनके साथी केंट फोर्ड ने एंड्रोमेडा जैसी कई स्पाइरल गैलेक्सीज को बहुत ध्यान से देखा। उम्मीद ये थी कि जैसे हमारे सौरमंडल में होता है कि सूरज से दूर वाले ग्रह धीरे घूमते हैं, हाँ, वैसे ही गैलेक्सी के सेंटर से दूर जाने पर तारों की घूमने की स्पीड कम हो जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या हो रहा था? गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर जो तारे थे वो भी लगभग उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने सेंटर के पास वाले तारे। ये नतीजा, जिसे फ्लैट रोटेशन कर्व कहते हैं, वो एक के बाद एक कई गैलेक्सीज में देखा गया। तो मतलब न्यूटन और आइंस्टाइन के जो गुरुत्वाकर्षण के नियम थे, हाँ, जो सिर्फ दिखने वाले पदार्थ पर आधारित थे, हाँ, वो इस तेज गति को समझा ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यही निकला कि वहां कोई अनदेखा अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, कोई अदृश्य स्रोत होना चाहिए जो ये एक्स्ट्रा ग्रेविटी दे रहा है। और ये सिर्फ गैलेक्सी के घूमने तक ही सीमित नहीं, शायद और भी सबूत हैं। हाँ बिल्कुल, सबूत कई हैं, जैसे गैलेक्सी क्लस्टर्स में अलग अलग गैलेक्सीज की बहुत तेज गति, फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। लेंसिंग, वो रोशनी मुड़ने वाला प्रभाव। हाँ, जहां कोई बहुत भारी अदृश्य चीज अपने पीछे से आने वाली दूर की गैलेक्सी की रोशनी को मोड़ देती है, जैसे वो मशहूर बुलेट क्लस्टर है, उसमें यह साफ दिखता है। अच्छा। और यहाँ तक कि जो ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB, उसके पैटर्न का विश्लेषण भी इसी अनदेखे डार्क मैटर की भारी मात्रा की तरफ इशारा करता है। कितनी भारी मात्रा? अंदाजा क्या है? अनुमान ये है कि ये ब्रह्मांड के कुल पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 80 से 85% हिस्सा है। 85%? मतलब जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह, धूल, गैस, हम खुद, वो सब सिर्फ 15-20% है। हाँ, सोचिए। ज्यादातर ब्रह्मांड हमसे छिपा हुआ है। ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन एक सवाल आता है, जैसा आपने शुरू में कहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नया पदार्थ है ही नहीं? क्या पता दिक्कत हमारे ग्रेविटी के नियमों की समझ में ही हो? यहीं पर वो मॉन्ड थ्योरी आती है। ये एक बहुत जायज सवाल है और कई सालों तक इस पर बहुत बहस चली है। 1980s में इजरायली भौतिक विज्ञानी मॉर्डेकाई मिलग्रोम ने यही सोचा। उन्होंने मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स मॉन्ड का प्रस्ताव रखा। तो क्या मॉडिफाई किया उन्होंने? उनका तर्क था कि शायद गुरुत्वाकर्षण हमेशा वैसा काम नहीं करता जैसा न्यूटन ने बताया था।
खासकर तब जब एक्सेलरेशन यानी त्वरण बहुत ही कम हो। जैसे गैलेक्सी के बाहरी हिस्सों में? हाँ बिल्कुल, जैसे गैलेक्सी के बाहरी खाली हिस्सों में। मिलग्रोम ने एक सीमांत त्वरण मान सुझाया, A0। ये बहुत छोटा मान है। उन्होंने कहा कि जब ग्रेविटी का खिंचाव इफ A0 से ज्यादा होता है तो न्यूटन के नियम ठीक काम करते हैं। और जब कम होता है? लेकिन जब एक्सेलरेशन इस A0 से भी कम हो जाता है तो ग्रेविटी दूरी के साथ उतनी तेजी से कमजोर नहीं पड़ती जितनी हम सोचते हैं। वो थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली बनी रहती है। ये तो बड़ा स्मार्ट आइडिया लगता है। मतलब नियमों में बस एक छोटा सा बदलाव और डार्क मैटर की जरूरत ही खत्म। क्या ये काम किया? क्या इसने वो फ्लैट रोटेशन कर्व समझा दिया? हाँ, हैरानी की बात है कि इसने काफी अच्छा काम किया। मॉन्ड थियरी सिर्फ इस एक नए कांस्टेंट A0 को जोड़कर कई गैलेक्सीज के फ्लैट रोटेशन कर्व को बिना किसी डार्क मैटर के समझा सकती है। तो इसकी अपील इसकी सिंप्लिसिटी थी। हाँ बिल्कुल, इसकी सादगी और सुंदरता। मौजूदा नियमों में एक छोटा सा सुधार और डार्क मैटर जैसी अजीब चीज की जरूरत ही नहीं। इसने दशकों तक डार्क मैटर वाले विचार को एक मजबूत चुनौती दी। तो फिर तो जाहिर है डार्क मैटर बनाम मॉन्ड की एक बड़ी वैज्ञानिक बहस छिड़ गई होगी। इसे सुलझाने के लिए कोई टेस्ट भी सोचा गया होगा? बिल्कुल, ये बहस दशकों तक चली और हाल में इसे सुलझाने के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट सामने आया, वाइड बाइनरी स्टार्स का अध्ययन। वाइड बाइनरीज मतलब जो तारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हाँ, ऐसे तारों के जोड़े जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर परिक्रमा करते हैं। वो इतने छोटे हैं कि उनमें डार्क मैटर होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी दूरी इतनी ज्यादा है कि उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण त्वरण मॉन्ड के असर वाले जोन में आ सकता है, मतलब A0 से नीचे। अच्छा, तो तर्क ये था कि अगर डार्क मैटर मॉडल सही है तो उनकी ऑर्बिट न्यूटन के नियमों के हिसाब से होगी। सही, और अगर मॉन्ड सही है तो उन्हें न्यूटन की भविष्यवाणी से थोड़ा तेज घूमना चाहिए, क्योंकि कम एक्सेलरेशन पर ग्रेविटी ज्यादा मजबूत होगी। और फिर आया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया मिशन, जिसने अरबों तारों की पोजीशन और मूवमेंट को इतनी सटीक तरह से नापा है। इसने इस टेस्ट को मुमकिन बनाया, पर सुना है यहाँ कहानी और उलझ गई। हाँ, गाया ने वो डेटा दिया जिसकी जरूरत थी, और जब इस डेटा का एनालिसिस किया गया तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। करीब 2 साल पहले एक रिसर्च टीम ने कहा कि उनके नतीजे पूरी तरह से मॉन्ड की भविष्यवाणी से मेल खाते हैं। मतलब तारे उम्मीद से तेज घूम रहे थे? हाँ, न्यूटन के नियमों की अपेक्षा थोड़ा तेज, और ये अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था। 4.2 सिग्मा। लगा कि मॉन्ड जीत गया। वाह, तो मान लिया गया कि मॉन्ड सही है। लेकिन आपने कहा कहानी उलझ गई। मतलब ये कि कुछ ही समय बाद एक और रिसर्च टीम ने उन्हीं गैया डेटा का इस्तेमाल करके अपना एनालिसिस किया, और उनके नतीजे ठीक उलट थे। उलट कैसे? उन्होंने पाया कि डेटा पूरी तरह से न्यूटन और आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के हिसाब से है, और मॉन्ड के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। एक ही डेटा, 2 बिल्कुल अलग नतीजे। ये कैसे हो सकता है? यहीं पर विज्ञान की कॉम्प्लेक्सिटी और एनालिसिस की बारीकियां सामने आती हैं। दिक्कत डेटा में नहीं थी, बल्कि डेटा को कैसे एनालाइज किया गया, क्या मान्यताएं ली गईं, उसमें थी। 8 बाइनरी के सैंपल्स में कुछ छिपे हुए ट्रिपल स्टार सिस्टम हो सकते हैं, मतलब 3 तारों वाले सिस्टम, जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी का असर डालेंगे। हाँ, वो नकली तौर पर मॉन्ड जैसा असर पैदा कर सकते हैं। पहली टीम जिसने मॉन्ड का समर्थन किया था, उन्होंने इस संभावित कंटैमिनेशन को सांख्यिकीय रूप से मॉडल करने की कोशिश की। उनका तर्क था कि ज्यादा सख्ती से डेटा हटाने से असली सिग्नल भी खो सकता है। और दूसरी टीम ने बहुत सख्ती से किसी भी संदिग्ध सिस्टम को डेटा से बाहर निकाल दिया, ताकि एक बिल्कुल साफ सैंपल मिले। तो ये दिखाता है कि एक ही डेटा से भी अलग अलग नतीजे आ सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये वाइड बाइनरी वाला मामला अभी तय नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। और मॉन्ड के साथ और भी दिक्कतें हैं। उसे बड़ी संरचनाओं जैसे गैलेक्सी क्लस्टर की गतिशीलता या CMB पैटर्न को समझाने में काफी मुश्किल होती है। अच्छा। और इन दिक्कतों को हल करने के लिए अब मॉन्ड के और ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्जन आ रहे हैं, जो उसकी शुरुआती सादगी को कम कर देते हैं। कुछ आलोचक तो इसे पुराने जमाने के एपिसाइकिल जैसा कहते हैं, जब एक फेल होते मॉडल को बचाने के लिए उसमें और जटिलताएं जोड़ी जाती थीं। तो मॉन्ड भले ही कुछ चीजें समझाता हो, पर लगता है पूरी कहानी नहीं कह पा रहा। इसका मतलब हम वापस डार्क मैटर पर आते हैं। अगर ये वाकई कोई पदार्थ है, तो फिर ये किस चीज से बना है? दशकों तक तो वो विम्प वाला आइडिया बहुत पॉपुलर था। हाँ बिल्कुल, दशकों तक सबसे मजबूत उम्मीदवार था विम्प,
वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। कमजोर रूप से संपर्क करने वाला भारी कण। हाँ, ये एक काल्पनिक कण था। सोचा गया कि ये बहुत भारी होगा, शायद प्रोटॉन से सैकड़ों गुना ज्यादा भारी, और ये सामान्य पदार्थ के साथ सिर्फ ग्रेविटी और शायद बेहद कमजोर न्यूक्लियर फोर्स के जरिए ही इंटरैक्ट करेगा। और रोशनी के साथ बिल्कुल नहीं, इसलिए अदृश्य। हाँ, और पार्टिकल फिजिक्स के कई थ्योरेटिकल एक्सटेंशंस जैसे सुपरसिमेट्री ऐसे कणों की भविष्यवाणी भी करते थे। तो ये एक बहुत आकर्षक उम्मीदवार लगा। और इसे खोजने के लिए फिर बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए, जमीन के नीचे प्रयोगशालाएं बनाई गई। हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में कई तरह के बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए। कुछ में, जैसे क्रेस्ट में, बेहद ठंडे क्रिस्टल इस्तेमाल किए गए। उम्मीद थी कि जब कोई विम्प क्रिस्टल के न्यूक्लियस से टकराएगा तो वो हल्की सी कंपन या गर्मी पैदा करेगा, जिसे मापा जा सके। हाँ, दूसरे बड़े प्रयोगों में ज़ेनॉन जैसी भारी तरल गैसों से भरे विशाल टैंक इस्तेमाल हुए। वहां उम्मीद थी कि विम्प के टकराने से रोशनी की एक छोटी सी चमक पैदा होगी। और वो सर्न का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, वहां भी कोशिश हुई। हाँ, वहां भी प्रोटॉनों को टकराकर विम्प बनाने और उनके निशान देखने की कोशिशें हुई। और ये सारे प्रयोग अक्सर जमीन में बहुत नीचे बनाए जाते हैं ताकि ऊपर से आने वाली कॉस्मिक किरणों के शोर से बचा जा सके। तो इतने जबरदस्त प्रयास, दशकों की मेहनत, अरबों डॉलर, नतीजा क्या निकला? मिला वो WIMP। नतीजा, हाँ, एक शब्द में कहें तो निराशाजनक। निराशाजनक मतलब आज तक एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट, इनमें से किसी भी प्रयोग में WIMP का कोई भी पक्का, जिसे कहते हैं निर्विवाद सिग्नल नहीं मिला है। जीरो, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, इन प्रयोगों ने WIMP के संभावित मास और उसके इंटरैक्शन की ताकत के लिए एक बहुत बड़ी रेंज को खारिज कर दिया है। हम अब ये ज्यादा बेहतर जानते हैं कि WIMP अगर है भी तो वो कहाँ नहीं है और कैसा नहीं है। तो क्या WIMP का आइडिया अब खत्म मान लिया जाए? पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, वैज्ञानिक समुदाय का इस पर से भरोसा निश्चित रूप से बहुत कम हो गया है। कोई सबूत न मिलने की वजह से अब ये बहुत कम लगता है कि WIMP डार्क मैटर का जवाब है। और इसका असर सिर्फ डार्क मैटर की खोज पर ही नहीं पड़ा होगा। नहीं, इसका असर उन थ्योरीज पर भी पड़ा है, जैसे सुपरसिमेट्री, जिन्होंने ऐसे कणों की भविष्यवाणी की थी। इस नाकामी ने वैज्ञानिकों को दूसरे वैकल्पिक उम्मीदवारों पर और ज्यादा गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया है। शायद डार्क मैटर्स कुछ और ही है। तो अगर विम्प नहीं तो फिर क्या हो सकता है? क्या कोई और उम्मीदवार हैं जिन पर अब फोकस है? हाँ, हाल के सालों में एक और पार्टिकल पर काफी ध्यान गया है, जिसका नाम है एक्सियन। एक्सियन, ये नाम तो सुना है। हाँ, मजे की बात यह है कि एक्सियन का आइडिया मूल रूप से डार्क मैटर के लिए आया ही नहीं था। ये 1970s में पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में एक अलग प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए प्रपोज किया गया था, स्ट्रॉन्ग CP प्रॉब्लम। अच्छा, फिर ये डार्क मैटर का उम्मीदवार कैसे बन गया? बाद में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि एक्सिनॉन के जो गुण हैं, जैसे ये अविश्वसनीय रूप से हल्का हो सकता है, ब्रह्मांड की शुरुआत में बहुत बड़ी मात्रा में बन सकता है, और सामान्य पदार्थ व रोशनी से लगभग कोई इंटरैक्शन नहीं करता, ये गुण इसे डार्क मैटर का एक बेहतरीन उम्मीदवार बनाते हैं। तो ये विम्प से कितना अलग है, हल्का होने के अलावा? मुख्य अंतर मास का ही है, और वो बहुत बड़ा है। विम्प भारी माने जाते थे, एक्सियन अविश्वसनीय रूप से हल्के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से भी खरबों गुना हल्के। खरबों गुना हल्की, तो इसका व्यवहार भी अलग होता होगा। हाँ, इतने हल्के होने की वजह से वो कणों की तरह कम और तरंगों की तरह ज्यादा व्यवहार करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर के कणों की बौछार से नहीं, बल्कि एक्सियन के एक विशाल अदृश्य समुद्र या फील्ड से भरा हुआ है, जिसमें लहरें उठ रही हैं। वाह, एक अदृश्य समुद्र। तो इन्हें खोजने का तरीका भी अलग होगा। बिल्कुल, जैसे वैज्ञानिक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके एक्सियन के फोटोन में बदलने की अत्यंत रेयर घटना की तलाश कर रहे हैं। एक्सियन और इसी तरह के दूसरे अल्ट्रालाइट उम्मीदवारों की खोज अभी शुरुआती दौर में है, पर ये एक रोमांचक नई दिशा है। तो ये तो हुई भविष्य की बात, लेकिन क्या हाल में डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण असर को सीधे पकड़ने का कोई और तरीका मिला है? वो पल्सर वाली खोज जिसका जिक्र हुआ था? हाँ, ये एक बहुत ही हालिया और सच में कहें तो संभावित रूप से क्रांतिकारी डेवलपमेंट है।
खगोलशास्त्री सुकन्या चक्रवर्ती और उनकी टीम ने पल्सर का इस्तेमाल करके हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में डार्क मैटर के एक घने समूह या सब हैलो का पहला संभावित डायरेक्ट सबूत खोजने का दावा किया है। पल्सर? वो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे? हाँ, जो किसी लाइट हाउस की तरह बहुत ही रेगुलर इंटरवल पर रेडियो तरंगों की बीम फेंकते हैं। उनकी ये रेगुलरिटी घड़ी की सुई की तरह सटीक होती है। तो ये ब्रह्मांडीय घड़ियां डार्क मैटर खोजने में कैसे मदद कर सकती हैं? आइडिया ये है कि अगर कोई अदृश्य भारी चीज जैसे डार्क मैटर का सब हैलो किसी पल्सर के पास है, तो उसका ग्रेविटेशनल खिंचाव उस पल्सर से आने वाले सिग्नल के टाइमिंग में बहुत हल्के लेकिन पकड़े जा सकने वाले बदलाव पैदा करेगा। अच्छा, टाइमिंग में गड़बड़ी? हाँ, और चक्रवर्ती की टीम ने खास तौर पर बाइनरी पल्सर्स देखे, मतलब एक दूसरे का चक्कर लगाने वाले पल्सर्स के जोड़े। तर्क ये था कि अगर दोनों पल्सर एक ही भारी ग्रेविटी का असर महसूस कर रहे हैं, तो उनके सिग्नल में आने वाले बदलाव एक दूसरे से जुड़े होंगे। और उन्हें ऐसा मिला? हाँ, उन्होंने 27 बाइनरी पल्सर के डेटा को एनालाइज किया और पाया कि PSR J1640 और PSR J1713 नाम के पल्सर जोड़े के सिग्नल में ऐसे ही जुड़े हुए कॉरेलेटेड बदलाव मौजूद थे। और ये बदलाव पैदा करने वाली चीज कितनी बड़ी थी? क्या ये कोई सामान्य चीज नहीं हो सकती? कोई गैस का बादल या तारों का झुंड? यहीं पर बात सबसे रोमांचक होती है। उनके एनालिसिस से पता चला कि ये असर करीब 2300 प्रकाश वर्ष दूर किसी अदृश्य पिंड के कारण हो सकता है, जिसका मास लगभग 24 मिलियन सूरज के बराबर है। 24 मिलियन? ये तो हमारी गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल से भी 6 गुना ज्यादा भारी है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि गाया टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने उस इलाके में मौजूद सारे ज्ञात तारे और गैस, मतलब जो सामान्य पदार्थ है, उसका हिसाब लगाया। और वो कितना निकला? पता चला कि ये सारा सामान्य पदार्थ मिलकर उस विशाल मास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बना सकता है, लगभग 100 गुना कम, सिर्फ 2,40,000 सोलर मास के आसपास। तो 99% मास गायब है। और क्या ये कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता है? इसकी संभावना भी कम है। एक तो उस चीज का घनत्व भी बहुत ज्यादा पाया गया, और इतने बड़े ब्लैक होल के कुछ और संकेत दिखने चाहिए थे, जैसे आसपास के पदार्थ से एमिशन या तेज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जो नहीं दिखे। तो ये नतीजा किसके अनुरूप है? ये नतीजा डार्क मैटर के स्टैंडर्ड मॉडल, जिसे लैम्डा CDM मॉडल कहते हैं, उसके द्वारा प्रिडिक्ट किए गए सब हैलोस के अस्तित्व के बिल्कुल अनुरूप है। ये सब हैलो मिलकर ही गैलेक्सी का विशाल अदृश्य प्रभामंडल किन्हें तो हैलो बनाते हैं। तो क्या इसे डार्क मैटर की पहली सीधी ग्रेविटी आधारित खोज माना जा सकता है? पहेली सुलझने की करीब है। देखिए, अगर ये नतीजे स्वतंत्र रूप से कंफर्म हो जाते हैं, और विज्ञान में कंफर्मेशन हमेशा जरूरी होती है, तो ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी होगी। ये डार्क मैटर को थ्योरी से हकीकत बना देगा। हाँ, ये उसे सिर्फ एक सैद्धांतिक जरूरत से निकालकर एक ऐसी चीज बना देगा जिसे हम सीधे माप सकते हैं, जिसका नक्शा बना सकते हैं। ये पल्सर टाइमिंग जैसी नई तकनीकों से डार्क मैटर का अध्ययन करने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल देगा। लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ, अभी और काम बाकी है। दूसरे ग्रुप्स को भी इसी तरह के नतीजे खोजने होंगे। तो आज की ये सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि डार्क मैटर के होने के सबूत बहुत मजबूत हैं, गैलेक्सी के घूमने से लेकर क्लस्टर, लेंसिंग, CMB तक। लेकिन ये असल में है क्या, ये अभी भी एक गहरा रहस्य है। बिल्कुल। मॉन जैसे वैकल्पिक सिद्धांत कुछ चीजें समझाते हैं, पर उनकी अपनी सीमाएं हैं और उन्हें बचाने के लिए और जटिल बनाना पड़ रहा है। और विम्प, जो सबसे बड़ा उम्मीदवार था, वो मिला नहीं। हाँ, विम्प को खोजने की कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। इसे ध्यान एक्सियन जैसे नए, शायद ज्यादा अजीब कणों की ओर जा रहा है, और पल्सर डेटा से मिला ये संभावित सीधा संकेत एक बहुत ही रोमांचक नई खिड़की खोलता है, हालांकि इसकी पुष्टि का इंतजार है। ये पूरी कहानी विज्ञान की प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। कैसे हम देखते हैं, सोचते हैं, थ्योरी बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, और जब जवाब नहीं मिलते तो हिम्मत करके नए आइडियाज और नई दिशाओं में खोजते हैं। हाँ, ये निराशाजनक नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक रोमांचक गतिशील चरण है। हम गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये बहस, ये अनिश्चितता, ये विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई की लगातार खोज, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। सही कहा।
अलग अलग दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धी विचारों के टकराव से ही हम अंत में प्रकृति के रहस्यों को बेहतर समझ पाते हैं। हम वाकई भाग्यशाली हैं कि हम रियल टाइम में ब्रह्मांड के इन फंडामेंटल रहस्यों को सुलझाने की कोशिशों को देख पा रहे हैं। तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर डार्क मैटर वाकई एक्सियन जैसे अति हल्के कणों का एक सर्वव्यापी महासागर है, जैसा कुछ सिद्धांत कहते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सब, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा, सचमुच एक विशाल, अदृश्य, लगातार तरंगित होते समुद्र में तैर रहे हैं? एक ऐसा समुद्र जिसके ज्वार भाटे और घनत्व में होने वाले उतार चढ़ाव शायद हमारी आकाशगंगा के बनने और उसके भविष्य को तय करते हैं। और इस अदृश्य महासागर में और कौन सी अनजानी घटनाएं और रहस्य छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया?